In the previous video, we have discussed till question 5 for the paper October-November 2019, variant 1-3. And now we are going to start from question 6. All right. Question 6. A line has equation y is equal to 3kx minus 2k and a curve has equation y is equal to x square minus kx plus 2 where k is a constant. Find the set of values of k for which the line and the curve meet at two distinct points. Alright, so now the condition for two distinct points is b square minus 4ac is greater than 0. But before that, we have to find out a quadratic equation so that we can find out a, b and c from that quadratic equation. And उसके लिए क्या करेंगे हम लोग कर्व एंड इक्वेशन दोनों को कर्व एंड जो लाइन की इक्वेशन है दोनों को हम क्या करेंगे इक्वेट कर देंगे ताकि फिर हम वहां से एक जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है वो फाइंड आउट कर सकें. सो द इक्वेशन ऑफ लाइन इज y इज इक्वल टू 3kx माइनस 2k एंड द इक्वेशन ऑफ द कर्व इज y इज इक्वल टू x स्क्वायर माइनस kx प्लस 2. अब दोनों के अंदर देखिए y जो वो सेपरेट हुआ हुआ है ऑलरेडी, सो जस्ट हम इन दोनों को इक्वेट कर देंगे. सो x स्क्वायर माइनस kx प्लस 2 दिस इज इक्वल टू 3kx माइनस 2k. एंड द नेक्स्ट स्टेप इज टू फॉर्म अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन. आप इन दोनों टर्म्स को दूसरी साइड पे शिफ्ट कर दें. देन एक्स स्क्वायर वाली टर्म्स को अलग कर लें, एक्स वाली टर्म्स को कंबाइन कर लें एंड कॉन्स्टेंट्स को कंबाइन कर लें. सो वी हैव एक्स स्क्वायर माइनस 4kx प्लस 2k इज इक्वल टू 0. And from here we can have a is equal to 1, b is equal to minus 4k and c is equal to 2 plus 2k. Next step is to apply the condition which is b square minus 4ac is greater than 0 for two distinct points. So अब उसके बाद वैल्यूज सब्सटीट्यूट कर दें. माइनस 4 के होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू 1 इंटू 2 प्लस 2k is greater than 0. After simplifying we get 16k square minus 4 into 2 plus 2k greater than 0. And next step मजीद आप इसको simplify करते जाएं. So finally you have 2k square minus k minus 1 is greater than 0. अब इस स्टेप पे आके आपने इसकी जो वो मिडिल टर्म ब्रेकिंग से फैक्टराइजेशन वो कर लेनी है. ठीक है, फैक्टराइजेशन कैसे हम करते हैं, हम कोफिशिएंट ऑफ द वेरिएबल को जो भी हमारा वेरिएबल होता है इसके अंदर k है तो कोफिशिएंट ऑफ k स्क्वायर को हम मल्टीप्लाई करेंगे कांस्टेंट टर्म के साथ. सो ये आता है -2 एंड ऐड सब्ट्रैक्ट करने से ये जो दरमियान वाली जो टर्म है वो आनी चाहिए. सो हमें दो ऐसे नंबर्स चाहिए कि हम उनको मल्टीप्लाई करें तो -2 आए, ऐड या सब्ट्रैक्ट करें तो -1 आए. और उसके लिए पेयर क्या हम चूज करेंगे, हम चूज करेंगे -2k एंड प्लस का k. अब इन दोनों को अगर आप मल्टीप्लाई करें तो देखिए -2k स्क्वायर बनता है और ऐड सब्ट्रैक्ट करने से आपके पास -k जो है वो आ रहा है. सो वी हैव 2k स्क्वायर -2k प्लस k -1 इज ग्रेटर देन 0. नेक्स्ट स्टेप आपने फर्स्ट टू टर्म्स में से देखना है कि क्या कॉमन आता है. सो ये जो आपकी फर्स्ट टू टर्म्स है इनमें से 2k कॉमन आ रहा है. सो 2k कॉमन ले लें, 2k इंटू k -1. अब उसके बाद नेक्स्ट टू टर्म्स में से कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा तो +1 कॉमन ले लें. सो +1 इंटू k -1 ग्रेटर देन 0. देन फाइनली वी हैव 2k + 1 इंटू k -1 इज ग्रेटर देन 0. अब इन दोनों फैक्टर्स को इक्वल टू 0 पुट करके वहां से k की वैल्यू फाइंड आउट कर लें ताकि हम इसका ग्राफ जो है वो प्लॉट कर सकें. सो फर्स्ट फैक्टर से आपके पास आ जाएगा k इज इक्वल टू -1/2 एंड फ्रॉम द सेकेंड फैक्टर वी हैव k इज इक्वल टू 1. नेक्स्ट स्टेप हमने ग्राफ बनाना है. सो एक्स वाई एक्सिस ड्रॉ कर दें और उस पे जो k की वैल्यूज हैं जो भी हम लोगों ने फाइंड आउट की हैं उनको मार्क कर दें. सो -1/2 एंड 1 इन दोनों को मार्क कर देना है. नेक्स्ट स्टेप इज टू डिसाइड द शेप ऑफ द कर्व एंड उसको डिसाइड करने के लिए आप कोफिशिएंट ऑफ k स्क्वायर को देखिए कि वो पॉजिटिव है या नेगेटिव है. Here we have coefficient of k square is 2 which is positive. So shape of the curve जो है वो एक स्माइली फेस बनेगी. So उसके बाद आप कर्व बना दें जो कि k की वैल्यूज से पास आउट हो रही है. नेक्स्ट स्टेप इज टू शेड द रिक्वायर्ड रीजन और रीजन को शेड करने के लिए हम इनइक्वालिटी को देखते हैं कि इनइक्वालिटी जो है वो ग्रेटर देन 0 के साथ है या लेस देन 0 के साथ है. अब देखिए हमारे पास इनइक्वालिटी जो है वो ग्रेटर देन 0 के लिए आ रही है. दिस मीन्स द एरिया अबव द एक्स एक्सिस विल बी शेडेड. सो एरिया अबव द एक्स एक्सिस इसको आप शेड कर दें. नेक्स्ट स्टेप कि आपने इस शेडेड रीजन के लिए इनइक्वालिटी लिखनी है. सो फॉर दिस लेफ्ट साइड वी हैव k is less than -1/2 and for this right side we have k is greater than 1 और यही हमारा फाइनल आंसर है.
k is less than -1/2 and k is greater than 1. So we have find the set of values. Next part, for each of two particular values of k, the line is tangent to the curve. Show that these two tangents meet on x-axis. So first of all, तो जो ऊपर हमने k की दो वैल्यूज निकाली हैं, उन k की दो वैल्यूज के लिए हमने जो टेंजेंट्स हैं, टेंजेंट लाइंस हैं, वो दोनों फाइंड आउट कर लेनी है, और फिर उसके बाद हमने शो कराना है कि जो वो टेंजेंट लाइंस हैं वो मीट करती हैं एक्स एक्सिस पे। तो लाइंस जब एक्स एक्सिस पे मीट करेंगी, इसका मतलब ये है कि जो भी उनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होगा, या जो भी वो पॉइंट होगा, वहां पे वाई कोऑर्डिनेट है वो क्या होगा, 0 होगा। सो बेसिकली हमने इस पार्ट में क्या करना है, पहले के की उन दोनों वैल्यूज के लिए टेंजेंट लाइन निकालनी है। ठीक है, टेंजेंट लाइन हमारे पास वो ऑलरेडी प्रीवियस पार्ट में गिवन है, उसमें जस्ट हमने के इज इक्वल टू जो भी वैल्यू हमारे पास आई है वो सब्सटीट्यूट करनी है, और उसके बाद हमने दोनों टेंजेंट लाइंस को साइमल्टेनियसली सॉल्व करना है। So for k is equal to -1/2, we have y is equal to 3kx minus 2k था हमारे पास, तो अब उसमें k की जगह रिप्लेस कर दे -1/2 and we get y is equal to -3x/2 plus 1. Similarly for k is equal to 1, we have y is equal to 3x minus 2. अब ये जो दोनों लाइंस हैं, एक ये वाली लाइन और एक ये वाली लाइन, ये दोनों टेंजेंट लाइंस हैं उस कर्व के लिए। ठीक है, और अब हमने क्या करना है, हमें ये शो कराना है कि ये जो दोनों टेंजेंट्स हैं ये मीट करती हैं एक्स एक्सिस पे। एक्स एक्सिस पे मीट करने का मतलब इनका वाई कोऑर्डिनेट है वो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अब इन दोनों टेंजेंट लाइंस को हम साइमल्टेनियसली सॉल्व करेंगे। ठीक है, वाई ऑलरेडी सब्जेक्ट बना हुआ है, सो दोनों को डायरेक्टली आप इक्वेट कर दें। दोनों को डायरेक्टली इक्वेट करके फिर उसके बाद हम सॉल्व करेंगे। सो सॉल्व करने से हमारे पास आ जाएगा x इज इक्वल टू 2/3। यहाँ पे आप इसकी कैलकुलेशन देख सकते हैं, सारी कैलकुलेशन जो है वो हुई हुई है। दोनों को इक्वेट करके फिर x वाली वैल्यूज को एक तरफ कर दें, कॉन्स्टेंट्स को दूसरी तरफ कर दें, और फाइनली यू विल रीच एट x इज इक्वल टू 2/3। अब उसके बाद देखिए x इज इक्वल टू 2/3 जो है वो आप किसी भी टेंजेंट की इक्वेशन में पुट कर दें। सो किसी भी टेंजेंट की इक्वेशन में पुट जब आप करेंगे तो आपके पास y इज इक्वल टू 0 आएगा। So y is equal to 0 हो गया, and this shows that the tangents meet at x-axis because y coordinate जो है वो 0 है, और y coordinate 0 कहाँ पे होता है, x-axis पे होता है, and this is shown. Next is question 7. Show that the equation 3 cos raised to the power 4 theta plus 4 sin square theta minus 3 is equal to 0 can be expressed as 3x square minus 4x plus 1 is equal to 0, where x is equal to cos square theta. So x को आपने जो है वो cos square theta लेते हुए ये शो कराना है, इस इक्वेशन को रिड्यूस करना है। सो अब इसमें देखिए कि x जो है वो इन टर्म्स ऑफ कॉस लिखा हुआ है ना, और हमने जो एक्सप्रेस करना है इक्वेशन को वो भी इसी सूरत में एक्सप्रेस करना है, 3x² माइनस 4x प्लस 1 में। तो इसका मतलब हमें साइन को जो है ना वो इन टर्म्स ऑफ कॉज लेके जाना होगा। सो फर्स्ट स्टेप तो हमारा ये हो जाएगा कि हमारा फर्स्ट टारगेट ये है कि हमने साइन को इन टर्म्स ऑफ कॉज लेके जाना है। उसके लिए हमारे पास आइडेंटिटी कौन सी है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, ये वाली आइडेंटिटी है हमारे पास। ठीक है, यहाँ से आप अगर निकाल लें साइन की वैल्यू, सो साइन स्क्वायर थीटा विल बी इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, एंड यही वैल्यू आप यहाँ पे फिर रिप्लेस कर दें, साइन स्क्वायर थीटा की जगह पे ये वैल्यू लगा दें 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। नेक्स्ट स्टेप इसको सिंप्लीफाई कर लें। सो आफ्टर सिंप्लीफाइंग वी गेट 3 cos रेज टू द पावर 4 थीटा माइनस 4 cos स्क्वायर थीटा प्लस 1 इज इक्वल टू 0। अब उसके बाद देखिए उन्होंने हमें सब्सटीट्यूशन क्या बताई हुई है कि x को आपने पुट करना है cos स्क्वायर थीटा। सो वी पुट x इज इक्वल टू cos स्क्वायर थीटा, देन x स्क्वायर विल बी इक्वल टू cos रेज टू द पावर 4 थीटा। सो अब ये जो दोनों वैल्यूज हैं ये हमने उठा के प्रीवियस इक्वेशन में पुट कर देनी है। So now we get our required result, which is 3x square, because x square क्या है, cos raised to the power 4 theta है, minus 4x, और x क्या है, cos square theta है, and plus 1 is equal to 0, and this is shown. Next part, hence solve the equation 3 cos raised to the power 4 theta plus 4 sin square theta minus 3 is equal to 0 for theta varying from 0 to 180 degrees. अब देखिए इसमें जो प्रीवियस हम प्रूफ कर चुके हैं वही हम यूटिलाइज करेंगे। ठीक है, प्रीवियस जो हमने आइडेंटिटी प्रूफ किया है।
सो अब आप इसको लिख सकते हैं, ये जो पूरी इक्वेशन है ये वाली साइड, आप इसको लिख सकते हैं 3x² माइनस 4x+1 इज इक्वल टू 0 वेयर x इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर थीटा। सो ये लाइन हमने लिख दी, और ये हमने क्यों लिखी है, बिकॉज प्रीवियस पार्ट में हम ये सब प्रूफ करके आएंगे कि ये जो इक्वेशन है इसको आप इस तरह से एक्सप्रेस कर सकते हैं। अब उसके बाद नेक्स्ट स्टेप क्या होगा कि इसकी हमने करनी है फैक्टराइजेशन, मिडिल टर्म ब्रेकिंग करनी है, ठीक है। उसके लिए क्या करना है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर और कांस्टेंट्स को मल्टीप्लाई करते होते हैं, मल्टीप्लाई करने से क्या आता है 3 आता है, और जो दरमियान वाला नंबर है उसको एज इट इज यानी -4। अब आपने दो नंबर्स ऐसे सोचने हैं कि मल्टीप्लाई करें तो आंसर आए 3, ऐड या सब्ट्रैक्ट करें तो -4 आए। सो वो दो पेयर जो है वो कौन से हो सकते हैं, दो नंबर्स कौन से हो सकते हैं, -3 और -1, बिकॉज मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस का 3 आ जाएगा एंड ऐड करेंगे तो -4 आ जाएगा। सो अब आपने इसकी फैक्टराइजेशन कर लेनी है। फैक्टराइजेशन के बाद क्या हो जाएगा, ये दो फैक्टर्स आपके पास आ जाएंगे 3x-1 एंड x-1 इज इक्वल टू 0। अब इन दोनों फैक्टर्स को जो है ना आपने इक्वेट कर देना है। पहला फैक्टर आ जाएगा 3x-1 इज इक्वल टू 0, और इधर से आपके पास आ जाएगा x इज इक्वल टू 1/3। अब x को आप रिप्लेस कर दें, x आपके पास क्या था, कॉस स्क्वायर थीटा के इक्वल था। सो x की जगह पे लिख दें कॉस स्क्वायर थीटा। सो नाउ कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1/3। अब उसके बाद स्क्वायर रूट ले लें, स्क्वायर रूट जैसे लेंगे प्लस माइनस आ जाएगा। सो कॉस थीटा इज इक्वल टू +-1/√3। सिमिलरली जो सेकंड फैक्टर है आपके पास x-1, उसको भी 0 के इक्वल रख दें। सो सेकंड फैक्टर जो है वो भी 0 के इक्वल आ जाएगा, और वहां से आपके पास आ जाएगा x इज इक्वल टू 1, ठीक है। अगेन आप रिप्लेस कर दें x को cos स्क्वायर थीटा। सो नाउ वी हैव cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, एंड फर्दर जब आप इस पे स्क्वायर रूट अप्लाई करेंगे सो वी गेट cos थीटा इज इक्वल टू +-1। अब देखिए हमें 4 इक्वेशंस इसके अंदर सॉल्व करनी है। एक इक्वेशन हमने सॉल्व करनी है यहाँ से cos थीटा इज इक्वल टू प्लस का 1/3, एक हमने सॉल्व करनी है cos थीटा इज इक्वल टू -1/3। उसके बाद एक हमने इक्वेशन सॉल्व करनी है cos थीटा इज इक्वल टू +1, एक हमने इक्वेशन सॉल्व करनी है cos थीटा इज इक्वल टू -1। सो इन चारों इक्वेशंस को अब हम सॉल्व करेंगे, फिर उसके बाद हम अपनी इस थीटा की जो रेंज है जो दी हुई है विच इज फ्रॉम 0 to 180, इसके अकॉर्डिंग देखेंगे कि हमारा आंसर जो है वो कौन सा है, जो इसके अंदर फॉल करेगा आंसर इस इंटरवल के अंदर वो हम रख लेंगे, बाकियों को डिस्कार्ड कर देंगे। ओके सो अब देखिए सबसे पहले हम cos थीटा इज इक्वल टू 1 के लिए देख लेते हैं। सो cos थीटा इज इक्वल टू 1 जब आप लेंगे दिस मीन्स थीटा इज इक्वल टू cos इनवर्स ऑफ 1, और जब आप cos थीटा इज इक्वल टू -1 लेंगे देन थीटा इज इक्वल टू cos इनवर्स ऑफ -1। अब देखिए 1 या 0 या -1 जो ये वैल्यूज होती हैं उसके लिए आप cos का ग्रिड बना लेते हैं, जो ये साइड पे बना हुआ है ये वाला ग्रिड cos का। अब इस पे आप ग्रिड पे वैल्यूज जो है वो मेंशन कर दें। cos की वैल्यूज कहाँ से हम लेना स्टार्ट करते हैं 1 से, 1 0 -1 एंड 0। अब इसके अकॉर्डिंग देख लें cos जो है वो यहाँ पे देख लें कि फिर आपका थीटा जो है वो क्या आ जाएगा, इसके अकॉर्डिंग 0 डिग्रीज आ जाएगा, क्योंकि cos 1 कहाँ पे आ रहा है 0 डिग्रीज पे, ठीक है। और इसी तरह से -1 के लिए भी देख लें, -1 कहाँ पे आ रहा है, यहाँ पे इस साइड पर, यहाँ पे कितना एंगल होता है 180 डिग्रीज। सो थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्रीज एंड थीटा इज इक्वल टू 180 डिग्रीज। ये हमारे पास दो आंसर्स आ गए दो इक्वेशंस से। अब जो बाकी दो इक्वेशंस रहती हैं उनको हम सॉल्व करते हैं। सो पहली इक्वेशन हमने ले ली cos थीटा इज इक्वल टू 1/√3। अब इसमें जब cos दूसरी तरफ जाएगा तो फिर अब आपने क्या करना है कि एक न्यू एंगल हम ले लेते हैं जिसको हम बेसिक एंगल बोलते हैं। सो हमने इसमें थीटा अल्फा जो है वो ले लिया बेसिक एंगल। सो नाउ अल्फा इज इक्वल टू cos इनवर्स ऑफ 1/√3। उसके बाद आपने क्या करना है cos इनवर्स 1/√3 को सिंप्लीफाई इसकी वैल्यू ले लें, क्या आ जाएगी 54.73 डिग्रीज, ठीक है। ये कैलकुलेशन आपने ध्यान से करनी है कि क्वेश्चन आपका डिग्रीज में है या रेडियन में है। बाज का क्वेश्चन आपको रेडियन में आता है, बाज का क्वेश्चन जो है वो डिग्रीज में आता है। सो बिफोर स्टार्टिंग द क्वेश्चन या चीज आपने अपने मेक श्योर कर लेनी है कि आपका कैलकुलेटर किस मॉड पे है और आपको किस मॉड में रिक्वायर्ड है आंसर, तो उस हिसाब से आपने एडजस्टमेंट कर लेनी है। Okay, so now we have
अल्फा इज इक्वल टू 54.73 डिग्रीज। अब आपने क्या करना है कि एक ग्रिड बनाना है, ठीक है, उसमें आपने फिर देखना है कि कॉस जो है वो कहाँ कहाँ पे पॉजिटिव होता है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में और फोर्थ क्वाड्रेंट में। सो फर्स्ट एंड फोर्थ क्वाड्रेंट में लाइंस लगा के वहां पे आपने बेसिक एंगल मार्क कर देना है। बेसिक एंगल क्या है? अल्फा। सो बेसिक एंगल हमने मार्क कर दिया। बेसिक एंगल मार्क करने के बाद नेक्स्ट स्टेप हमारा होता है ओरिजिनल एंगल फाइंड आउट करने का। और ओरिजिनल एंगल जो है वो किस तरह से फाइंड आउट होते हैं? हम पॉजिटिव एक्स एक्सिस से चलना स्टार्ट करते हैं अनटिल के हम उस लाइन पे रीच कर जाएं जो एंगल बना रही होती है। सो देखिए यहाँ पे जब हम चलना स्टार्ट करेंगे, पहली लाइन तो हमारे पास ये आ जाएगी विच इज सेम एज अल्फा। तो पहला एंगल जो है वो अल्फा आ जाएगा सेम। सो फर्स्ट एंगल इज 54.73 डिग्रीज। जब सेकंड लाइन के लिए हम सेकंड एंगल के लिए देखेंगे, सो अगेन एक्स एक्सिस से स्टार्ट करें और जब तक सेकंड लाइन नहीं आ जाती तब तक। ये हम सेकंड लाइन पे पहुंच गए। अब देखिए सेकंड जो एंगल है उसको आप कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं? टोटल जो है वो 360 डिग्रीज होता है। उसमें से आप ये वाला जो पोर्शन है विच इज अल्फा, इसको माइनस कर दें। सो आपके पास सेकंड एंगल आ जाएगा। सो 360 डिग्रीज माइनस 54.73, ये हमारे पास सेकंड एंगल आ जाएगा। अब इन दोनों की वैल्यूज जो ये लिखते हैं। सो थीटा इज 54.73 डिग्रीज एंड द सेकंड वन इज 305.27 डिग्रीज। अब ये एक इक्वेशन हमने सॉल्व कर दी। अब इसी की नेगेटिव वाली हम इक्वेशन सॉल्व करेंगे। सो नाउ cos थीटा इज इक्वल टू, लिखेंगे हम -1/√3। अब जब cos को दूसरी तरफ लेके जाएंगे cos इनवर्स हो जाएगा। सो इट्स टाइम टू इंट्रोड्यूस द बेसिक एंगल विच इज अल्फा। सो नाउ अल्फा इज इक्वल टू cos इनवर्स ऑफ 1/√3। यहाँ पे आपने माइनस नहीं लगाना, ठीक है? माइनस क्यों नहीं लगाना? ये जो माइनस का साइन है ये आपको हेल्प आउट करेगा इन डिसाइडिंग द क्वाड्रेंट, ठीक है? जब आपने इनवर्स लेना है तब आपने उसके अंदर माइनस नहीं लिखना, इग्नोर करके लिखना है, ठीक है? सो माइनस इग्नोर करके आपने इनवर्स ले लेना है। सो आपके पास आ जाएगा अल्फा इज इक्वल टू 54.73 डिग्रीज, ठीक है? अब उसके बाद नेक्स्ट स्टेप क्या होता है? ग्रिड बनाना होता है। ग्रिड बना के उसके अंदर आप मार्क करेंगे कि कॉज नेगेटिव कौन कौन से क्वाड्रेंट में होता है। सो सेकंड एंड थर्ड क्वाड्रेंट में कॉज जो है वो नेगेटिव होता है। सेकंड एंड थर्ड क्वाड्रेंट में आप एंगल्स मार्क कर दें और उसमें फिर अल्फा लिख दें, ठीक है? सो ये हमने लिख दिए। सेकंड एंड थर्ड क्वाड्रेंट में लाइंस लगा के उसमें हमने जो बेसिक एंगल है वो मार्क कर दिया। अब उसके बाद हमने क्या करना होता है? ओरिजिनल एंगल जो है वो अपना फाइंड आउट करना होता है, ठीक है? सो फर्स्ट ओरिजिनल एंगल पॉजिटिव एक्स एक्सिस से चलना स्टार्ट करेंगे और यहाँ पे ये रीच कर जाएंगे। ये हमारे पास पहला जो एंगल है, ओरिजिनल एंगल है, ये आ जाएगा। अब देखें जो फर्स्ट ओरिजिनल एंगल है इसकी वैल्यू हम कैसे निकाल सकते हैं? 180 डिग्रीज में से अगर हम अल्फा माइनस कर दें तो जो पहला एंगल है उसकी वैल्यू आ जाएगी हमारे पास, ठीक है? सो 180 माइनस अल्फा पहला एंगल आ जाएगा। उसके बाद जो दूसरा एंगल है अगेन उसके लिए आप पॉजिटिव एक्स एक्सिस से चलना स्टार्ट करेंगे अंटिल यू रीच द सेकंड लाइन। सो ये हमारे पास दूसरा एंगल हो जाएगा। अब देखें दूसरा एंगल किस तरह से ऑब्टेन हो रहा है। 180 के अंदर अगर आप अल्फा प्लस कर दें तो दूसरा एंगल आ जाएगा। सो 180 प्लस अल्फा इज द सेकंड एंगल। Now you have theta is 125.27 degrees and the other value for theta is 234.73. Next, and the final step is to write the final answers जो आपकी रेंज के अंदर लाई करते हैं। जो थीटा की रेंज उन्होंने आपको दी है उसकी रेंज के अंदर जो जो भी आंसर्स लाई करते हैं वो अब आपने लिखने हैं। थीटा उन्होंने कहा था कि आपका होना चाहिए 0 इज लेस देन इक्वल टू थीटा लेस देन इक्वल टू 180 डिग्रीज। सो 0 to 180 डिग्रीज ये हमारी रेंज है, इसके अंदर हमने आंसर्स लिखने हैं। और उसके अंदर कितने आंसर्स फॉल कर रही हैं? 4 आंसर्स फॉल कर रही हैं। 0 डिग्रीज, 54.73 degrees, 125.27 degrees and 180 degrees. सो ये आपके पास चार जो है वो फाइनल आंसर्स आ जाएंगे। ओके, नेक्स्ट इज क्वेश्चन 8। A function f is defined for x greater than 1 over 2 and is such that f dash of x is equal to 3 into 2x minus 1 raised to the power 1 by 2 minus 6. First part, find the set of values of x for which f is decreasing. सो अगर फंक्शन डिक्रीजिंग हो उसके लिए आपने सेट ऑफ वैल्यूज ऑफ एक्स फाइंड आउट करना है। डिक्रीजिंग फंक्शन की हमारे पास कंडीशन क्या होती है कि हमने एफ डैश ऑफ एक्स को लेस देन 0 रख के सॉल्व करना होता है। सो एफ डैश ऑफ एक्स इज ऑलरेडी गिवन इन द स्टेटमेंट, जस्ट आपने उसको लेस देन 0 पुट करना है और सिंप्लीफाई करना है।
So now you have 3 into 2x minus 1 raised to the power 1 by 2 minus 6 is less than 0. इधर से माइनस 6 दूसरी साइड पे शिफ्ट कर दें, प्लस 6 हो जाएगा. देन उसके बाद 3 को ले जाके डिवाइड कर दें. सो वी हैव 2x minus 1 raised to the power 1 by 2 is less than 2. 1 by 2 को खत्म करने के लिए दोनों तरफ स्क्वायर लें. सो टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स वी हैव 2x minus 1 is less than 4. यहाँ से आपके पास आ जाएगा x is less than 5 by 2. सो एक आपके पास इनइक्वालिटी का जो पोर्शन है वो आ गया, x is less than 5 by 2. अब देखिए क्वेश्चन में भी x के ऊपर कुछ कंडीशन गिवन है, which is x is greater than 1 over 2. So x greater than 1 over 2 and x is less than 5 by 2. इन दोनों को कंबाइन करके हम ये फाइनल आंसर लिख देंगे. सो फाइनल आंसर हमारे पास आ जाएगा 1 over 2 is less than x is less than 5 by 2, which is the required set of values for x for which the function is decreasing. Okay, now second part, it is now given that f of 1 is equal to minus 3. Find f of x. अब देखिए आपको f डैश ऑफ x का एक्सप्रेशन गिवन है, आपने f ऑफ x पे जाना है, उल्टा जाना है, तो इट्स मीन के इंटीग्रेट करना है. ठीक है, सो नाउ अप्लाई द इंटीग्रेशन ऑफ f डैश ऑफ x dx. दिस इज इक्वल्स टू, अब देखिए इधर आपके पास क्या हो जाएगा, 3 इंटू 2x माइनस 1 रेज टू दी पावर 1 by 2. इसकी इंटीग्रेशन क्या हो जाएगी, ये किस फॉर्म की इंटीग्रेशन है, ये हमारे पास इंटीग्रेशन है ax प्लस बी रेज टू दी पावर n dx टाइप की. और ये हमारे पास इस इंटीग्रेशन क्या आती है, 1 over a ax प्लस बी रेज टू दी पावर n plus 1 over n plus 1 प्लस सी. सो इंटीग्रेट कर देंगे हम इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग. सो इसमें देखें a क्या है, 2 है, सो 3 एज इट इज आ जाएगा 1 over 2 2x minus 1 raised to the power 1 by 2 plus 1 and divided by 1 by 2 plus 1. नेक्स्ट स्टेप, 6 की इंटीग्रेशन क्या हो जाएगी, 6x हो जाएगी, एंड प्लस सी यानी कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन हम इसमें ऐड कर देंगे. नेक्स्ट आगे इसको सिंप्लीफाई करेंगे एंड आफ्टर सिंप्लीफाइंग वी गेट, अच्छा अब इसमें देखिए लेफ्ट हैंड साइड पे जो है ना f ऑफ x अब आ जाएगा, बिकॉज डेरिवेटिव और इंटीग्रेशन कैंसिल आउट हो गए एक दूसरे के, ये रिवर्स प्रोसेस है ना. सो डेरिवेटिव इंटीग्रेशन कैंसिल आउट होके ओनली यू विल बी लेफ्ट विद f ऑफ x. f ऑफ x इज इक्वल टू, ये जो एक्सप्रेशन है इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो आपके पास फाइनली जो आएगा वो होगा f ऑफ x इज इक्वल टू 2x minus 1 raised to the power 3 by 2 minus 6x plus c. ओके, अब देखें आपको c जो है ना वो भी फाइंड आउट करके देना है. c फाइंड आउट करके फिर इसमें पुट करके फिर कंप्लीट की कर्व बनेगी. एंड c को फाइंड आउट करने के लिए कंडीशन जो गिवन है क्वेश्चन के अंदर वो क्या है, f ऑफ 1 इज इक्वल टू माइनस 3. दिस मीन्स कि आपने x इज इक्वल टू 1 पुट करना है और f ऑफ x की जगह माइनस 3 पुट करना है. सो अब ये सब्स्टिट्यूट कर दें. सो माइनस 3 इज इक्वल टू 2 into 1 minus 1 whole raised to the power 3 by 2 minus 6 into 1 plus c, and after simplifying you get c is equal to 2. अब ये जो c is equal to 2 है ये सब्स्टिट्यूट कर दें इस एक्सप्रेशन के अंदर जो हमने f of x का फाइंड आउट किया है, इसके अंदर c is equal to 2 सब्स्टिट्यूट कर दें, तो आपके पास फाइनली जो है वो कर्व आ जाएगी. All right, and next is question 9. The first, second, and third terms of a geometric progression are 3k, 5k minus 6, and 6k minus 4 respectively. Show that k satisfies the equation 7k square minus 48k plus 36 is equal to 0. ऑल राइट, सो ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन आपको गिवन है, सो आपने मेंशन कर लेना है कि जीपी है ये, या हाईलाइट कर दें क्वेश्चन के अंदर जिस तरह भी आपको याद रह सके कि प्रोमिनेंट होना चाहिए कि जीपी का ये क्वेश्चन है. आप देखें ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन की उन्होंने 3 कंसेक्यूटिव टर्म्स आपको देनी है, फर्स्ट सेकंड थर्ड. तो कंसेक्यूटिव टर्म्स से आप आर फाइंड आउट कर सकते हैं. आर फाइंड करने का क्या फॉर्मूला होता है, नेक्स्ट टर्म डिवाइडेड बाय द प्रीवियस टर्म. सो अब देखें ये नेक्स्ट टर्म है ये प्रीवियस है, सो 5k माइनस 6 डिवाइडेड बाय 3k ये क्या होगा, आर हो जाएगा. उसके बाद अगर इन दो टर्म्स को देखें, ये नेक्स्ट टर्म है ये प्रीवियस टर्म है, सो 6k माइनस 4 डिवाइडेड बाय 5k माइनस 6 ये भी आपको आर प्रोवाइड करेगा. एंड वी नो के पूरे प्रोग्रेशन के अंदर आर जो है वो तो सेम होता है. दिस मीन्स कि हम इन दोनों एक्सप्रेशंस को इक्वेट कर सकते हैं.
सो अब इन दोनों को क्या कर दें, इक्वेट कर दें। 5k-6/3k, दिस इज इक्वल टू 6k-4 ओवर 5k-6। और उसके बाद फिर आपने अप्लाई करनी है क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करके फिर आप a-b होल स्क्वायर की आइडेंटिटी ओपन करके एंड देन टर्म्स को सिंप्लीफाई करके यू विल फाइनली reach at the conclusion, the answer, which is 7k² - 48k plus 36 is equal to 0. Second part, find, showing all necessary working, the exact values of the common ratio corresponding to each of the possible values of k. So this means कि पहले हमें k की possible values find out करनी है and then corresponding to those possible values हमें exact value of the common ratio यानी r की जो exact value है वो find out करनी है। सो आप देखें के की वैल्यूज फाइंड आउट करने के लिए हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन के है जो हमने प्रीवियस पार्ट में फाइंड की है। सो वो लिखते हैं 7k² - 48k plus 36 is equal to 0। अब इस पे क्वाड्रेटिक फॉर्मूला जो है ना वो अप्लाई कर दें। सो आपके पास आ जाएगा k इज इक्वल टू -d प्लस माइनस k√(b²) -4ac/2a। इसमें जब वैल्यूज पुट करके सिंप्लीफाई करेंगे आप तो आपके पास दो आंसर्स आएंगे, एक आएगा 6/7 और दूसरा आएगा k इज इक्वल टू 6। ठीक है, सो इफ k इज इक्वल टू 6/7 देन व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ r। सो अब आप लिखें r इज इक्वल टू 5k-6/3k। इसमें k की जगह पुट कर दें 6/7, देन सिंप्लीफाई इट so that you can get r is equal to -2/3। then for the second value of k which is 6, आपने k is equal to 6 substitute कर देना and you will get the value of r which is 4/3। so अब आप दोनों values जो है वो r की find out हो गई हैं corresponding to both values of k। next is third part, one of these ratios give gives a progression which is convergent, find the sum to infinity। अब वो पूछ रहे हैं कि जो प्रीवियसली आपने जो दो रेशोज निकाली हैं उनमें से जो एक रेशो है वो एक ऐसी प्रोग्रेशन देती है जो कन्वर्जेंट है और उस प्रोग्रेशन का आपने क्या बताना है, सम टू इन्फिनिटी बताना है। ठीक है, अब वो कौन सी रेशो होती है जो कन्वर्जेंट प्रोग्रेशन प्रोवाइड कर रही होती है। 1 is less than r, -1 is less than r is less than 1। बिटवीन -1 एंड 1 जो रेशो होगी वो रेशो जो है एक कन्वर्जेंट ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन की या एक कन्वर्जेंट प्रोग्रेशन की होगी। सो आपने वो वाला r लेना है जो बिटवीन -1 एंड 1 है। अब देखिए r की हमारे पास दो वैल्यूज थी, एक था -2/3 और ये वाला है r जो क्या है 4/3 है। अब ये वाली जो वैल्यू है 4/3 इसको हम डिस्कार्ड कर देंगे, इसको हम नहीं लेंगे बिकॉज दिस इज ग्रेटर देन 1। सो ये हमारी r की रेंज के अंदर नहीं आता। जो कन्वर्जेंट होने की कंडीशन है वो ये है कि योर r शुड बी बिटवीन -1 एंड 1। so this means this is not the correct option, this is the correct option for the next part। so next part के लिए हम r की जो वैल्यू चूज करेंगे वो क्या है, -2/3 है। अब आपके पास r गिवन है, सो फर्स्ट टर्म फाइंड आउट कर लें। फर्स्ट टर्म आपके पास क्या थी, 3k था। इसमें आप देखेंगे जो r की वैल्यू है -2/3 ये k की कौन सी वैल्यू के करस्पॉन्डिंग आई थी, ये 6/7 के करस्पॉन्डिंग आई थी। सो अब आप इसमें क्या कर दें, k की जगह 6/7 पुट कर दें एंड यू विल गेट a इज इक्वल टू 18/7। नेक्स्ट स्टेप, एस इन्फिनिटी का फॉर्मूला लिख दें। एस इन्फिनिटी इज इक्वल टू a/1 - r, a और r दोनों की वैल्यूज पुट कर दें। सो फाइनली आपके पास आंसर आ जाएगा, एस इन्फिनिटी इज इक्वल टू 54/35। नेक्स्ट क्वेश्चन 10, दिस इज नॉट इंक्लूडेड इन योर सिलेबस। All right, next is question 11. The diagram shows
the part of the curve y is equal to x minus 1 raised to the power minus 2 plus 2 and the lines x is equal to 1 and x is equal to 3. एक कर्व है आपके पास और दो लाइंस हैं, x इज इक्वल टू 1 और x इज इक्वल टू 3 पे वर्टिकल लाइंस हैं. ये इन लाइंस की बात हो रही है, एक ये वाली लाइन और एक ये वाली लाइन और ये वाली कर्व. The point A on the curve has coordinates 2, 3. Point A के coordinates already given है. The normal to the curve at A crosses the line x is equal to 1 at B. अब ये जो येलो वाली लाइन मैंने शेड की हुई है ये नॉर्मल लाइन है और ये जो लाइन है ये पॉइंट बी पे कट कर रही है कौन सी लाइन को, x इज इक्वल टू 1 वाली लाइन को. ठीक हो गया. सो फर्स्ट पार्ट ये है क्या शो करवाना है, शो दैट द नॉर्मल ए बी हैज द इक्वेशन y इज इक्वल टू 1 over 2x plus 2. सो दिस मीन्स वी हैव टू फाइंड द इक्वेशन ऑफ द नॉर्मल. इक्वेशन ऑफ नॉर्मल फाइंड करने के लिए आपके पास एक पॉइंट होना चाहिए एंड ग्रेडियंट होना चाहिए. ग्रेडियंट आप कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं, आपको y इज इक्वल टू द कर्व समथिंग वो गिवन है, आप उसका डेरिवेटिव लेंगे, डेरिवेटिव लेके उसमें पॉइंट पुट करेंगे तो ग्रेडियंट आ जाएगा. फिर उसके बाद उस ग्रेडियंट का नेगेटिव रेसिप्रोकल लेंगे तो ग्रेडियंट आ जाएगा फॉर द नॉर्मल लाइन. एंड उसके बाद फिर हम इक्वेशन ऑफ द नॉर्मल लाइन लिखेंगे फॉर्मूला, फिर उसमें वैल्यूज पुट करेंगे तो इक्वेशन जो है वो फाइंड आउट हो जाएगी. सो लेट्स स्टार्ट द सॉल्यूशन. फर्स्ट ऑफ ऑल आपने y इज इक्वल टू x माइनस 1 रेज टू द पावर माइनस 2 प्लस 2 ये कर्व हमने लिख दी है. नेक्स्ट स्टेप इज टू टेक द डेरिवेटिव. सो नाउ dy बाई dx इज इक्वल टू, अब यहाँ पे आपने पावर रूल अप्लाई कर देना है. सो पावर को नीचे उतारें, पावर में से एक कम करें एंड देन इनसाइड डिफरेंशिएशन कर दें. सो माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 1 रेज टू द पावर माइनस 2 माइनस 1 एंड इनसाइड डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगी, यानी x माइनस 1 की डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी. बिकॉज x का डेरिवेटिव जो है वो क्या होता है, 1 होता है और कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 होता है. एंड उसके बाद जो 2 का डेरिवेटिव है वो 0 हो जाएगा. ठीक है. सो यू हैव dy by dx इज इक्वल टू माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 1 रेज टू द पावर माइनस 3. अब इसके अंदर आपने पॉइंट पुट करना है. ठीक है. पॉइंट कौन सा गिवन है, ए वाला पॉइंट वो आपको गिवन है 2, 3. सो नाउ पुट कर दें आप इसमें x इज इक्वल टू 2 पुट कर दें. सो यू विल गेट द वैल्यू ऑफ m. सो नाउ m इज इक्वल टू -2. अब देखिए ये जो m इज इक्वल टू -2 है कि टेंजेंट लाइन का ग्रेडियंट है, हमें नॉर्मल लाइन का ग्रेडियंट चाहिए. सो नॉर्मल लाइन का ग्रेडियंट क्या होगा, वो इसी का नेगेटिव रेसिप्रोकल होगा. सो द नेगेटिव रेसिप्रोकल ऑफ -2 इज गोइंग टू बी 1/2. सो नाउ वी हैव mn इज इक्वल टू 1/2. नाउ राइट द फॉर्मूला फॉर फाइंडिंग द इक्वेशन ऑफ द नॉर्मल लाइन which is y minus y1 is equal to mn into x minus x1. अब देखें इसमें आपके पास mn की वैल्यू है 1/2 एंड जो पॉइंट है x1 y1 के लिए वो क्या है 2, 3 है. सो वैल्यू सब्सटीट्यूट कर दें, सिंप्लीफाई करें एंड यू विल रीच एट द फाइनल आंसर विच इज y इज इक्वल टू 1/2x plus 2. Okay, next is second part. Find, showing all necessary working, the volume of revolution obtained when the shaded region is rotated about 360 degrees about the x-axis. So अब इसके लिए जब 360 degrees and about the x-axis rotation हो तो फॉर्मूला हमारे पास क्या है, ये देखिए ये सामने आपके लिखा हुआ है फॉर्मूला. ठीक है. सो फॉर्मूला आपके पास क्या है वॉल्यूम का, v इज इक्वल टू पाई इंटेग्रल ऑफ वाई स्क्वायर डी एक्स. ठीक है. एक्स एक्सिस के अबाउट रोटेशन होगी, सो इंटेग्रल पाई इंटेग्रल ऑफ वाई स्क्वायर डी एक्स. अब इसमें देखिए जो आपके पास क्वेश्चन के अंदर डायग्राम गिवन है ना, दो चीजें उसके अंदर इन्वॉल्व हो रही हैं. एक तो आपके पास कर्व है ये वाली, ठीक है, जिसको मैंने ये 1 लेबल किया हुआ है. ये वाली आपके पास कर्व है जिसको ये मैंने 1 जो है वो सर्कल कर दिया. उसके बाद आपके पास एक नॉर्मल लाइन की जो है वो एक स्ट्रेट लाइन है जिसको मैंने इक्वेशन 2 लेबल किया हुआ है. इन दो के नीचे ये जो एरिया आ रहा है ये शेड किया हुआ है इन्होंने, और हमें जो रेवोल्यूशन चाहिए वो इन्हीं दो कर्व्स की जो है ना रेवोल्यूशन चाहिए विद एक्स एक्सिस. ठीक है. सो अब इसमें क्या होगा कि 2 पार्ट्स में दो दफा आपका जो फॉर्मूला है वो अप्लाई होगा. एक दफा हाफ पार्ट के लिए अप्लाई होगा और दूसरी दफा हाफ पार्ट के लिए अप्लाई होगा. ठीक है. अच्छा, ये जो डॉटेड लाइन अभी मैंने ड्रॉ की है इस पॉइंट पे आप देखिए एक्स की क्या वैल्यू है.
पॉइंट है 2,3, सो दिस मीन्स x इज 2। अब हमें क्या करना होगा, इंटीग्रेशन अब स्प्लिट हो गई है। एक आपकी इंटीग्रेशन होगी फॉर द पार्ट 1 to 2, इस पोर्शन के लिए इंटीग्रेशन होगी, ठीक है। और दूसरी जो इंटीग्रेशन होगी वो इस वाले पोर्शन के लिए होगी, 2 to 3 के लिए होगी, ठीक है। जब आप इंटीग्रेट करेंगे 1 to 2 के पोर्शन को, तो उसमें देखें किस कर्व के अलोंग आपकी इंटीग्रेशन होगी, इसके अलोंग। सो इसकी आप जो इक्वेशन है, यानी इक्वेशन ऑफ द नॉर्मल लाइन जो आप फाइंड आउट कर चुके हैं फर्स्ट पार्ट में, वो यूज करेंगे। इंटेग्रल लेंगे, लोअर लिमिट 1 अपर लिमिट 2, एंड जो कर्व होगी वो इसकी जो हमने इक्वेशन ऑफ लाइन फाइंड की है वो यूटिलाइज करेंगे। अच्छा, जब हमने इस पार्ट की इंटीग्रेशन करनी है इस रीजन की, तब क्या होगा कि आपने लोअर लिमिट आपकी हो जाएगी 2, अपर लिमिट हो जाएगी 3, एंड कर्व क्या हो जाएगी ये वाली, y इज इक्वल टू x माइनस वन रेज टू द पावर माइनस 2 + 2, ठीक है। सो अब दो पार्ट्स में इंटीग्रेशन होने वाली है। अगर सिर्फ एक सिंगल कर्व होती, उसी के अंडर एरिया शेडेड होता, तो फिर हमें एक ही इंटीग्रेशन करनी पड़नी थी। अब इसमें दो डिफरेंट कर्व्स हैं, सो दोनों के करस्पॉन्डिंग अलग अलग इंटीग्रेशन होगी, एंड देन फाइनली फिर हम उसको एड अप करेंगे। सो अब देखिए ये फॉर्मूला जो है वो यहाँ पे स्प्लिट हुआ हुआ है, क्योंकि हमारे पास कर्व्स दो आ रही हैं, एक स्ट्रेट लाइन है और दूसरी जो है वो कर्व जो है वो गिवन है। सो नाउ v इज इक्वल टू पाई इंटेग्रल ऑफ y1 स्क्वायर dx प्लस पाई इंटेग्रल ऑफ y2 स्क्वायर dx, ठीक है। अब देखिए कि y1 जो है वो कौन सी है, जो पहली ये वाली कर्व मैंने जिसको 1 लेबल किया हुआ है ना, ये इसको मैंने y1 कहा हुआ है, ठीक है। और दूसरी को जो इसकी लाइन होगी उसको मैंने y2 कहा हुआ है। अब इसका हमें स्क्वायर चाहिए, बिकॉज फॉर्मूले में पुट करने के लिए तो हमें होल स्क्वायर लेना है। तो अब इसका हम होल स्क्वायर लेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे और फिर इंटीग्रेट करेंगे। सो नाउ y1 स्क्वायर इज इक्वल टू x माइनस वन रेज टू द पावर माइनस 2 + 2 एंड होल स्क्वायर। अब उसके बाद आप आइडेंटिटी ओपन कर दें, ये वाली a + b होल स्क्वायर की, ये क्या होती है, a स्क्वायर + 2ab + b स्क्वायर, ठीक है। सो देखिए यहाँ पे ये आइडेंटिटी हमने ओपन कर दी है। सो नाउ वी हैव x माइनस वन रेज टू द पावर माइनस 4 + 2 इंटू x माइनस वन रेज टू द पावर माइनस 2 इंटू 2 + 2 स्क्वायर, ठीक है। सो ये हो गया a स्क्वायर + 2ab + b स्क्वायर। सिंप्लीफाई कर दें। अब उसके बाद आपने जो है वो पाई लिख के इंटेग्रल लोअर लिमिट अपर लिमिट y1 स्क्वायर dx, अब पाई को साथ एज इट इज लिख दें, ब्रैकेट्स लगा दें। नेक्स्ट स्टेप इंटीग्रेट कर दें, ठीक है। इंटीग्रेशन कैसे होगी, इंटीग्रेशन का पावर रूल लगा दें, पावर में एक ऐड करके उसी से डिवाइड कर दें, यहाँ पे भी पावर में एक ऐड करके उसी से डिवाइड कर दें, एंड 4 की इंटीग्रेशन हो जाएगी 4x। इंटीग्रेशन इज डन। नेक्स्ट स्टेप इज टू पुट द लिमिट्स। लिमिट्स कैसे पुट करनी है, अपर लिमिट इन द होल एक्सप्रेशन माइनस लोअर लिमिट इन द होल एक्सप्रेशन। सो अब देखें यहाँ पे ये जो पूरा है, यहाँ पे ये हमने अपर लिमिट पुट कर दी पूरे एक्सप्रेशन के अंदर, ठीक है। देन माइनस लगा दिया और उसके बाद हमने लोअर लिमिट जो है वो पुट कर दी। यहाँ पे ये वाली जो है ये आपके पास लोअर लिमिट आ गई। इनको सिंप्लीफाई करेंगे, अपर सिंप्लीफाइंग वी गेट पाई टाइम्स 6 होल 7/24। सो नाउ एक हिस्सा हमने अपनी जो इस पार्ट की इंटीग्रेशन वगैरह करनी थी वो फाइंड आउट कर लिया। नेक्स्ट अब हमने क्या करना है, पाई टाइम्स इंटेग्रल ऑफ y2 स्क्वायर dx, और y2 हमारे पास कौन सी कर्व है, जो हमने नॉर्मल लाइन फाइंड की है, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल लाइन फाइंड की है ना प्रीवियस में। सो वो हमारे पास क्या है, y2 है। अब उसका भी हमें स्क्वायर लेना है। सो y2 हमारे पास था 1/2x + 2। अब इसका हमने लेना है स्क्वायर। सो नाउ y2 स्क्वायर इज इक्वल टू, इसका स्क्वायर ले लें, अगेन इस पे a + b होल स्क्वायर आइडेंटिटी लगा दें, आइडेंटिटी ओपन करके आप इसको सिंप्लीफाई कर लें, एंड दिस सिंप्लीफाइज टू x² / 4 + 2x + 4। नेक्स्ट स्टेप इज टू इंटीग्रेट दिस। सो नाउ पाई इंटेग्रल ऑफ लोअर लिमिट 1 अपर लिमिट 2 y2 स्क्वायर dx, एंड y2 स्क्वायर अब इसकी इंटीग्रेशन कर दें। एक्स स्क्वायर की इंटीग्रेशन क्या होगी, पावर में एक ऐड करके उसी से डिवाइड कर दें। सो यानी ये हो जाएगा x⁻² 2 + 1 / 2 + 1 is 3, सो 4 × 3 ये क्या हो जाएगा 12 हो जाएगा।
So ये हमने लिखा हुआ है x क्यूब ओवर 12. नेक्स्ट 2x² ओवर 2 हो जाएगा एंड 4 की इंटीग्रेशन क्या हो जाएगी 4x हो जाएगी. उसके बाद लिमिट्स पुट करनी है. अपर लिमिट इन द होल एक्सप्रेशन माइनस लोअर लिमिट इन द होल एक्सप्रेशन एंड पाई जो है वो आउटसाइड द ब्रैकेट्स है. So finally you have pi times 7 whole 7 over 12. And the last step is to add both the answers. So in दोनों answers को add up कर दें and we will get v is equal to 111 over 8 pi. And this is the final answer. So now we have completed this paper.